Hello students, how are you? In the previous lecture, we learned about the importance of the preamble. Today, we will learn about the pillars of the preambles, that are democracy, secularism and socialistic. Okay, these three are the pillars of the preamble. Remember this one. If the question is of 1 mark, write down the pillars of the preamble. Then you have to write down only the names, that are democracy, socialistic and secularism. Okay, so let's start with democracy. The ultimate sovereignty of power is with the people according to India Constitution. There is no particular regime of any one particular person. Instead, it is with the people. Okay, so जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो हमारा इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. यहाँ पे किसी एक इंसान या किसी एक इंसान का शासन नहीं है, ठीक है, या एक रिजीम का शासन नहीं है. इंडिया इज़ द कंट्री where the people elect their own leader. Okay, that's why it is called the democracy. Democracy, the word is derived from Greek word demos means people and kratos means power. These two words from where the democracy word began. First, demos means people. Demo का मतलब है people and kratos means power, means लोगों का power. Okay. These are two Greek words from which the democracy words were derived. Country's power is not within a group of people. Instead, it is within the people of country. Democratic state administration is such an arrangement in which there is equal justice for people to social, economical and political and having equal rights of the people. ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टेट मतलब डेमोक्रेटिक मतलब जो हमारा इंडिया है वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जो अरेंजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हर एक पीपल को सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इक्वल जस्टिस मिलता रहे, इसका ध्यान रखा गया है. और हमारे जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वो भी हम सब में इक्वल बांटे गए हैं. नेक्स्ट, इन डेमोक्रेटिक इंडिया people elect their leaders through their choice by casting vote to represent those leaders in the parliament and thereafter assuming the post of prime minister and his or her cabinet. Executives do not have absolute power. They are given specific time limit. जो democratic country होती है, just like India, the people elect their own leaders by casting the vote and the people can give the vote after completing the 18 years. 18 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद ही, 18 साल की एज जिसकी हो जाती है, 18 ईयर्स की एज जिसकी होती है, वही अपना वोट दे सकता है. ठीक है, और जो लीडर उन्होंने चूज़ किया है पार्लियामेंट के अंदर, वो फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा हो सकता है. फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी वॉज द सीएम ऑफ गुजरात. वो गुजरात के पहले सीएम थे, देयर आफ्टर वो पीएम बने. ठीक है, एग्जीक्यूटिव डू नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर. उनका जो पावर है एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर का, उनके लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है कि इतने साल के लिए ही वो एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर रहेंगे. आफ्टर दैट दे हैव टू फेस द इलेक्शन अगेन. सिमिलरली द वोट्स इलेक्ट स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट. जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि गुजरात, तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल मतलब बड़ौदा, तो इनके लिए जो वोटिंग होते हैं वो उसके थ्रू हम लोग हमारे लीडर्स इलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट में हम सीएम को सिलेक्ट करेंगे एंड लोकल गवर्नमेंट में हम म्यूनिसिपल कमिश्नर को. Hence, democracy means by the people, for the people and of the people. Do the underline students this line. Democracy, what do you mean by democracy? Democracy means by the people, for the people and of the people. इसका मतलब है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का जो शासन है उसे कहते हैं डेमोक्रेसी. ठीक है, मतलब लोगों के द्वारा मतलब लोग ही चलाते हैं, देन लोगों के लिए ही ये शासन चलता है, और लोगों का मतलब जो हमारा ही है. कैबिनेट कंसिस्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है
वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु possesses रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। जो इंडिया का कोई भी सिटीज़न है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट के लिए खड़ा रह सकता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी में फर्स्ट थिंग है ही मस्ट बी द इंडियन, वो इंडियन होना चाहिए। ये आगे आएगा आपको, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आई विल टेल यू अबाउट द एलिजिबिलिटी, ओके। बट टुडे आई टेल अबाउट दिस वन, सो यू हैव द क्लियर आंसर। आपको पता चले कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। जो भी इंडियन सिटीज़न खड़ा होता है वो इंडिया का ही होना चाहिए, मतलब कि उसके पास वोटिंग आईडी जो होता है वो इंडिया का होना चाहिए। देयर आफ्टर उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड है तो फिर वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रियल पोजीशंस आर नॉट एक्वायर्ड हेरिडिटरी। जो मिनिस्ट्रियल पोजीशन है वो हेरिडिटरी नहीं है। फॉर एग्जांपल पहले था राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। जिसमें कैपेबिलिटी है वही यहाँ पे इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। सीएम का बेटा ही सीएम बनेगा, पीएम का बेटा ही पीएम बनेगा, ऐसा कुछ है नहीं। Each elected government has 5 years of tenure. This government works under the principles of constitution and therefore it is known as responsible government. Now, मैंने जैसे कि बताया था they have the particular time limit. Each elected government has the 5 years of tenure. उनका जो time limit है वो 5 years का है, okay, and the government works under the principles of the कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो अपनी मर्जी से कोई लॉज एंड ऑर्डर नहीं डिक्लेयर कर सकते। दे हैव टू रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई दे आर नोन एज द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। इसलिए उनको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क टू अचीव दीज गोल्स। The Constitution disseminates the power to people to cast their votes according to their free will and thereby instills confidence in the Constitution. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, ठीक है, इन सब पे जोर दिया गया है। दैट मीन्स हम सब एक है, हम सब में भाईचारा है, ठीक है। वी आर फ्री टू स्पीक। Next one, the Constitution of Democratic India renders fundamental rights, principles for political directions, Parliament, members of Assembly, then independent and impartial justice and election commissions, and those provisions which make our country democratic means, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, वो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड है। देयर आफ्टर उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़, देन जो भी राजनीति है उसके जो भी डायरेक्शंस है वो उसके अंदर इंक्लूड है। देन पार्लियामेंट है, मेंबर्स ऑफ असेंबली है, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जस्टिस है। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जस्टिस मीन्स इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द पार्लियामेंट, दैट मीन्स everyone can get the justice without any partiality. फॉर एग्जाम्पल अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए पार्लियामेंट के साथ या एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स के साथ, तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी लीडर के रिलेटिव है और उसने कोई क्राइम किया है, तो जो हमारे जस्टिस है, जो जज है, वो इम्पार्शियल होके कोई भी डिसीजन ले सके, इसलिए उसको उसके साथ कनेक्ट नहीं किया गया है, वो इंडिपेंडेंट है। सो दे कैन टेक द डिसीजन, ठीक है, एंड देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन इट, मतलब उसके ऊपर किसी और का कंट्रोल ना हो। एंड द इलेक्शन कमीशंस आर दोज प्रोविजंस विच मेक आवर कंट्री डेमोक्रेटिक इन एवरी मीन्स। ये सब ऐसे पार्ट्स है हमारे डेमोक्रेसी के जो हमारे इंडिया को हर एक तरीके से डेमोक्रेटिक बनाता है। Adult suffrage means the citizen above 18 years of age can cast his or her vote to one's choice of leaders without discriminating caste, creed, religion, language, gender, education, income or birthplace. But it is essential that the citizens are enlisted in the electoral list. जो भी 18 years के जिसका 18 years complete हो जाता है, they can give the vote to their leaders. Okay.
विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेटिंग, मतलब किसी भी भेदभाव के बिना। कौन से चीज़ें हैं जिसमें ये लोग डिस्क्रिमिनेटिंग करते हैं? देन कास्ट, क्रेड, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सब वो नहीं देखता। उसे जिस पर्सन को, जिस लीडर को वोट करना हो, फिर वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसका एजुकेशन क्या हो, उसका इनकम क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, ऐसा कुछ भी देखा नहीं जाता। बस उसकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी देखी जाती है, जितनी उसमें है उसके अकॉर्डिंग 18 ईयर्स उसको कंप्लीट करने के बाद वो वोट कर सकता है। बट ही मस्ट हैव द वोटिंग कार्ड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग द 18 ईयर्स इफ़ यू डोंट हैव द वोटिंग कार्ड, इलेक्शन कार्ड, देन यू कांट गिव द वोट। ठीक है, जिसके 18 ईयर्स कंप्लीट हो गए उनके पास अगर इलेक्शन कार्ड नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकते। बट अगर इलेक्शन कार्ड है तो ही वो वोट दे सकते हैं। सो यू हैव टू टेक द इलेक्शन कार्ड आफ्टर कंप्लीटिंग द 18 ईयर्स। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट इज सोशलिस्टिक, मतलब समाजवादी। ओके, in the year 1976 by 42nd Indian Constitution Amendment, Constitution of India added in the 42nd Amendment the word socialist। ठीक है, जो हमारा आमुख है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो जो कटौकटी हुई थी 1976 में, उसके बाद ये जो 42nd जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके अंदर ये सोशलिस्टिक वर्ड इंक्लूड किया गया। Most of the provisions in the Constitution of India directly or indirectly show social revolution, which brought social and economic equality and furthered the aim of welfare state। ठीक है, इसके जितने भी प्रोविजंस है, किसके? सोशलिस्टिक के जितने भी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इनडायरेक्टली सोशल रिवॉल्यूशन मतलब समाज में उद्धार लाने के लिए ही काम करते हैं। उसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी भी आ जाती है और उसका मेन एम है वेलफेयर ऑफ स्टेट। द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न डायरेक्ट सोशल, इकोनॉमिकल एंड political equality for citizens as given in the preamble. As I told you earlier that in preamble we have the social, economical and political equality in every aspect. So in socialistic there is given the social, economic and political equality. It is now regarded as a prime feature of the state. This is one of the prime feature. Means if I'll ask in the blank dash regarded as a prime feature of the state, or dash pillar of preamble is regarded as a prime feature of the state, then you have to write down socialistic. Okay, India stands for abolishing all forms of exploitation as well as for securing equitable distribution of income, resources and wealth. इंडिया क्या काम करता है? तो सोशलिस्टिक के अंदर इंडिया को ये बताया गया है दैट वी हैव टू सिक्योर आवर इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिसोर्सेज एंड वेल्थ। और जो एक्सप्लोइटेशन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोइटेशंस आर देयर, जैसे कि कोई लेडी के साथ एक्सप्लोइटेशन होता है बाय हैरासिंग हर। फिर नेक्स्ट है किसी लेबरर के साथ भी एक्सप्लोइटेशन होता है कि उससे पूरा दिन काम किया करवाया जाता है एंड ही इज़ गिवन द वेरी लिटल अमाउंट फॉर हिज वर्क। दिस इज़ वन टाइप ऑफ एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, इससे भी बचाना है। देन एनी वन पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट हैव पावर ओवर ऑल असेट्स, इंस्टेड एवरी वन शुड हैव इक्वल opportunity by getting facilities and provisions from society and thereby eliminating the discrimination of rich and poor। ठीक है, कोई एक ही पर्सन को पूरा पावर या पूरी फैसिलिटी ना मिल जाए, एवरीवन टेक द इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी, फिर वो किसी भी जगह हो, जॉब के लिए हो या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए हो, देन वी हैव द इक्वल राइट टू यूज़ इट। ओके, एंड यूज़ इट द फैसिलिटीज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट। ये यहाँ पे ही हमें बताया गया है दैट वी हैव द इक्वल राइट। ठीक है, लेकिन इक्वल राइट के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए और वो अपॉर्चुनिटीज़ हमें इसमें मिल जाती है। देयरफॉर वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सोशलिस्टिक डॉक्यूमेंट। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सोशलिस्टिक सोशलिस्टिक डॉक्यूमेंट है। इन दिस document
people have no difference between the पुअर एंड रिच, मतलब जो अमीर गरीब का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी दूर करने का ट्राई किया जाता है. ओके, और जो पुअर पीपल है उनकी लाइफ स्टाइल ऊपर लाने के लिए वो लोग ट्राई करते हैं. नाउ थर्ड वन इज सेक्युलरिज्म. In the year 1976, by 42nd Indian Constitution Amendment, the word secular as inserted. India is a secular country. जैसे ही 1976 में समाजवादी मतलब कि सोशलिस्टिक वर्ड ऐड किया गया था, जस्ट लाइक दैट 42nd अमेंडमेंट में सेक्युलरिज्म वर्ड भी ऐड किया गया था. इंडिया कैन नेवर बिकम वन पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ सेक्युलरिज्म मीन्स बिन सांप्रदायिक. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया किसी एक रिलीजन में बिलीव नहीं करता. देयर आर मैनी रिलीजन्स इन इंडिया. ठीक है, इंडिया के लोग जो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोग रहते हैं वो अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं. ठीक है, इंडिया डज नॉट फॉलो एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन, सो द कंट्री नेवर प्रमोट्स एनी रिलीजियस एक्टिविटी. ठीक है, कंट्री किसी एक ही रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करती. ठीक है, the country cannot involve any secular activity with religious activity. The citizens of the country has a freedom to choose his or her own religion. There is no any pressure of any person to choose a particular religion in India. I told you earlier that. ठीक है, प्रियम्बल जब समझाया था तब मैंने ये भी बताया था that we have the choice which religion we want to follow. ठीक है, हमारे पास उसकी चॉइस है. The country cannot discriminate a citizen or on religious basis. अगर किसी सिटीजन को, मतलब जो हमारी कंट्री है वो किसी भी सिटीजन को रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती. मतलब कि आपका रिलीजन ये है तो हम आपको सज़ा दे देते हैं, ऐसा कोई भी लॉ हमारे इंडिया में नहीं है. Equal job opportunities and political rights to the citizens are given without any religious discrimination. We have the equal opportunities. As I have told you, if there is a vacancy in railways, ठीक है, अगर रेलवे में कोई वैकेंसी है then we are eligible for that vacancy, और हम अगर उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है then we can give our biodata. हम उस वैकेंसी के लिए बायोडेटा दे सकते हैं. वी कैन टेक द अपॉर्चुनिटी, हम अपॉर्चुनिटी को ले भी सकते हैं. दैट मीन्स उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि पर्टिकुलर रिलीजन वाले ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, दिस वैकेंसी इज़ ओपन फॉर ऑल एंड ऑल द पीपल कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी. दैट मीन्स वी हैव द इक्वल चांस. ओके, in this way secularism is the basic foundation and mandatory features of the constitution. that means ये जो सेकुलरिज्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या है, बेसिक फाउंडेशन. ओके, दैट मीन्स उसका जो रूट है वो यही है. अगर ये नहीं है तो लोकशाही का कोई भी मतलब नहीं है. सर्वधर्म समृद्धि एंड सर्वधर्म समभाव आर द प्रिंसिपल्स incorporated in the constitution. So no particular religion would be encouraged in any state. ठीक है, हमारे देश में सर्वधर्म समभाव, सारे धर्म को समान भाव दिया जाता है. सर्वधर्म समदृष्टि, हर एक रिलीजन को एक ही नज़र से देखा जाता है. ठीक है, दैट्स वाई हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में किसी भी वन पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कोई एनकरेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट नहीं होता. हमारी गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को आगे बढ़ावा नहीं देती है. ठीक है, देयर इज़ नो प्रोहिबिशन ऑन एनी सिटीजन टू प्रोपोगेट हीज और हर रिलीजियस बिलीव, ट्रस्ट एंड फेथ. ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा प्रोहिबिशन नहीं है कि कोई भी सिटीजन अपना जो फेथ है, बिलीफ है, ट्रस्ट है किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे, उसे हटा के किसी और रिलीजन को एक्सेप्ट करे. ऐसा कोई भी प्रेशर हमारे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हम पे डाला नहीं जाता. सो वी आर फ्री टू चूज़ आवर ओन रिलीजन एंड वी आर फ्री टू फॉलो आवर ओन रिलीजन. ठीक है, हमें जो भी रिलीजन फॉलो करना है उसके लिए हमें छूट है. दैट इज़ द सेक्युलरिज्म. नाउ नेक्स्ट है बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
This will we will learn about in the this basic features of the constitution will learn in the next lecture. Thank you.